हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले पढ़ रहे थे पहले वाली क्लास में जनसंख्या वृद्धि के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा उसके कारणों के बारे में कि जनसंख्या वृद्धि के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी रहे हैं। जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे शरणार्थियों के संदर्भ में कि किस तरह से 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आकर बसे। इसके बाद 1971 में जब भारत से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो काफ़ी संख्या में बांग्ला भाषी लोग यहाँ पर आकर बसे, जिससे पहले से ही जो भारत में जनसंख्या की समस्या बनी हुई थी उसने काफ़ी कट रूप धारण कर लिया और भारत में जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई और दिनों दिन यह समस्या उसी तरह से बनी हुई है। इसके अतिरिक्त भारतीय समाज में पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा और स्त्रियों पर पारिवारिक दबाव होने के कारण स्त्रियां मजबूरीवश पुत्र की चाह में कई बार लड़कियों को जन्म देती हैं, जिससे भी जनसंख्या की वृद्धि होती है। धार्मिक कारण भी जनसंख्या की वृद्धि में सहायक हैं। न केवल हिंदू बल्कि इस्लाम और ईसाई धर्म में भी संतान को ईश्वर की देन माना गया है। ऐसी स्थिति में भारत में अशिक्षा, अज्ञानता की स्थिति इस समस्या को और अधिक बढ़ावा देती है और साथ ही इस तरह की मानसिकताओं को और अधिक मजबूती प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त भारत में सामाजिक सुरक्षा में कमी और गरीबी जनसंख्या की वृद्धि में काफ़ी सहायक रही हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम भारत की राजनीतिक ढांचे को देखें तो राजनीतिक व्यवस्था भी जनसंख्या की वृद्धि के लिए समान रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि राजनीतिक ढांचे के द्वारा जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा निर्मित किया गया है वो जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल नहीं रहा है, असक्षम रहा है। आर्थिक संसाधनों पर जो अधिकतर आर्थिक संसाधन थे देश में, उन पर निजी स्वामित्व होने के कारण उनका सही तरीके से उन अनुकूल ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। यदि अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति को देखा जाए तो कृषि के मामले में भारत विश्व के कई देशों से अभी भी पीछे है। विश्व के देशों में भारत से अभी भी 10 गुना उत्पादन बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में जब भारत में संसाधनों की कमी है और उनका उचित ढंग से प्रयोग नहीं किया जाता है, समुचित ढंग से योजनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि की जो समस्या है वो अधिक भयंकर रूप ले सकती है और इसका जो प्रभाव है वो भारत के आर्थिक ढांचे पर हमें दिखाई दे सकता है। जनसंख्या वृद्धि की जो स्थिति है वो यदि उसी अनुपात में संसाधनों का विकास होता रहे तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो अभिशाप के स्थान पर वरदान साबित हो सकती है। वर्तमान समय में भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या ने अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का जन्म दिया है। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। भारत की आर्थिक विकास जो है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। यदि हम इसके परिणामों के संदर्भ में देखें तो हम देखते हैं कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के योजनाबद्ध आर्थिक विकास में, आधारभूत ढांचे के विकास में और संस्थागत विकास में काफ़ी बाधा उत्पन्न करती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण पूंजी निर्माण की गति काफ़ी धीमी रहती है, क्योंकि जो अधिकांश धनराशि है वो पूंजी उत्पादकता बढ़ाने के स्थान पर या देश के आर्थिक विकास में लगने के स्थान पर जनसंख्या के ऊपर व्यय होती है। खाद्यान्न की समस्या का उद्भव और उसका निरंतर विकास जनसंख्या वृद्धि का ही परिणाम रहा है।
इसके अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती हुई महंगाई, मूल्य वृद्धि, अनियंत्रित ढंग से जनसंख्या वृद्धि का ही परिणाम है। बेरोजगारी और निर्धनता जनसंख्या वृद्धि के स्वाभाविक परिणाम है। शिक्षा व्यवस्था का जो ढांचा है और जनसंख्या वृद्धि की जो गति है, उससे वर्तमान समय में निरक्षरों की समस्या में वृद्धि हुई है और पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं उनकी संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जनसंख्या के कारण बहुत बड़े शहरी क्षेत्र के लोगों को और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उचित आवासीय सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, क्योंकि भूमि पर भी बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या के अनुपात में मुश्किल से 10% लोगों को ही वर्तमान समय में आवासीय सुविधाएं प्राप्त हैं। जनसंख्या वृद्धि अनेक सामाजिक समस्याओं और अपराधों जैसे वेश्यावृत्ति, बाल अपराध, चोरी, लूटपाट, हत्या जैसे अपराधों की जन्मदात्री है। आर्थिक संसाधनों के अभाव में और अशिक्षा के कारण इस तरह के अपराध जनसंख्या वृद्धि के कारण ही विकसित होते हैं। वर्तमान समय के शैक्षणिक ढांचे और संस्थाओं पर दिनों दिन जनसंख्या का भार बढ़ने से उस अनुपात में या उस ढंग से शैक्षणिक व्यवस्था का विकास नहीं हो पा रहा जिस तरह से होना चाहिए। सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर और नैतिक स्तर पर जो मूल्यों का पतन हो रहा है, उसके लिए भी जनसंख्या वृद्धि उत्तरदायी हो रही है। जनसंख्या वृद्धि से नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है, क्योंकि काम की तलाश में गांव से लोग निरंतर निकलते हुए शहरों में बसे हैं, जहां पर उनके परिवार के सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। साथ ही उनका दबाव नगरीय क्षेत्र पर भी बढ़ा है, जिससे नगरों में भी गंदी बस्ती जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। साथ ही कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि ये सभी जो परिणाम थे वो हम जनसंख्या वृद्धि के रूप में देखते हैं, जिससे भारत काफ़ी प्रभावित रहा है और उस अनुपात में आर्थिक विकास यहाँ का नहीं हो पाया है जिस ढंग से यहाँ का आर्थिक विकास होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में व्यवस्थित तरीके से जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए और सही ढंग से नीति निर्माण करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही सरकार ने प्रयास किए। विभिन्न सामाजिक सुधार आंदोलन के माध्यम से बाल विवाह और बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने का प्रयास किया गया। स्वतंत्रता के बाद 1952 में भारत सरकार ने एक जनसंख्या नीति समिति गठित की और उसके बाद 1953 में परिवार नियोजन शोध और परियोजना समिति भी गठित की। केंद्रीय परिवार नियोजन बोर्ड स्थापित किया गया और 60 के दशक में परिवार नियोजन कार्यक्रमों का संचालन किया गया, जिनका उद्देश्य था कि समाज के प्रत्येक स्तर के लोगों को जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है, सीमित परिवार की धारणा है, उससे परिचित कराया जा सके। 1969 से 74 के दौरान सघन परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। 1976 में आपातकाल के दौरान भारत सरकार ने जनसंख्या नीति की घोषणा करी। इस दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए कुछ दबावपूर्ण कार्य हुए, जिससे परिवार नियोजन कार्यक्रमों को उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितना प्राप्त होनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या की नीति की घोषणा की गई, जो काफ़ी व्यापक है और इसमें 2010 तक अनेक लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना रखी गई थी। इस तरह से हमने पढ़ा बच्चों कि जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण क्या रहे। इनको आप अपने आप भी लिख सकते हैं यदि आपको थोड़ा परिचय है इस समस्याओं के बारे में और इसके परिणामों के बारे में पढ़ा।
अब हम देखेंगे कि जनसंख्या नीति में और कौन कौन सी बातें कही गई हैं और इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि को रोकने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक बच्चों ऐसे हैं जिनको आप अगर पॉइंट भी आ रहे हैं आपको एग्ज़ाम में तो आप आराम से उनकी डिटेल लिख सकते हैं, लेकिन लिखें वही जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, अन्यथा एग्ज़ामिनर जो होते हैं वो नंबर काट लेते हैं और काफ़ी कम नंबर इसमें मिलते हैं। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखिए कि एग्ज़ामिनर आपसे एक पेपर में क्या पूछ रहा है और उस पूछे गए क्वेश्चन के हिसाब से ही अपना आंसर लिखिए वहाँ पे, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। तो इसको पढ़िए। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। धन्यवाद।